नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यूएन में कश्मीर पर शोर मचा रहा था पाकिस्तान, तो भारत ने लगा दी लंका। भारत ने चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा, पीओके में तुम्हारा अवैध कब्जा खाली तो करना ही होगा। बीजेपी ने चल दिया एक और मास्टर स्ट्रोक। ईद पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को बीजेपी देगी सौगात। मोदी किट में मिलेगा त्योहार का पूरा सामान। बीजेपी की ईदी से विपक्ष में मची खलबली। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया 1 लाख करोड़ का बजट। महिला समृद्धि, आयुष्मान योजना, यमुना सफाई, पानी और शिक्षा पर कई बड़े ऐलान। छात्रों को फ्री लैपटॉप, किसानों की भी मौज। कैश कांड में गिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच शुरू। घर पहुंची सुप्रीम कोर्ट की टीम, साथ ही जज को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का भी हो रहा जबरदस्त विरोध। आज से बार एसोसिएशन का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। एकनाथ शिंदे का मजाक उड़ाने पर कुणाल कामरा का माफी से इनकार। कहा, ना भीड़ से डरता हूं और ना माफी मांगूंगा। बयान पर बीजेपी शिव सैनिक आग बबूला। साथ ही कामरा की खार पुलिस को चिट्ठी, 1 सप्ताह का मांगा समय। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात यूएन में भारत की पाकिस्तान को सख्त चेतावनी की। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है और पाकिस्तान ने यह बेइज्जती खुद करवाई है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का जिक्र कर दिया। इसके बाद लगे हाथों भारत ने जमकर लताड़ दिया। भारत ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि पाक अधिकृत कश्मीर में तुम्हारा अवैध कब्जा है और तुम्हें खाली करना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर पर झूठे दावे करता है। राजदूत हरीश ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर पर झूठे दावे तो करता है। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। राजदूत हरीश ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा किए हुए है और उसे तुरंत इन क्षेत्रों को खाली करना होगा। भारत ने यह भी दोहराया कि पाकिस्तान को अपने आतंकवादी समर्थन को खत्म करना होगा। क्या जल्द पीओके पर कब्जा होगा? देखिए, देयर इज अ प्लान, साफ साफ दिख रहा है। पिछले 30 दिनों में ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति इस सरकार में नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ के, जिन्होंने पीओके के ऊपर बयान न दिया हो। और हर बयान एक ही और इशारा कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत ही कमजोर स्थिति में है। इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इकॉनमी डाउन है, ग्लोबल स्टेटस उसका बिल्कुल जमीन दो हो चुका है, सबसे कमजोर स्थिति में है। अभी पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान से भिड़ने की ना सामर्थ्य है और ना ही वहां की आर्मी के पास कोई इच्छा शक्ति बची है। और आप देखिए, जब इस तरह के कोई भी प्लान को जब मुकम्मल किया जाता है, उस पर अमल किया जाता है, तो आप एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं। पिछले 30 दिनों की बात है, आप देखिए कि किस तरह से ग्लोबल कम्युनिटी को भारत बार बार ये कह रहा है। अभी जब रायसीना डायलॉग्स जब हुए, उसमें विदेश मंत्री ने साफ कहा कि यह हमारा इलाका था, पाकिस्तान आकर के कब्जा करता है, उसको इन्वेड करता है और ग्लोबल कम्युनिटी उसको डिस्प्यूट कर देती है, बताती कि ये डिस्प्यूट है, जबकि ये डिस्प्यूट नहीं है, ये इन्वेजन किया गया, ये हमारा इलाका है। फिर ये कहा जाता है कि भाई देखिए, हमने पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर लिया है, बस एक चीज बचा हुआ है। वो चीज क्या है कि उसको भारत में मिलाना है। और आज यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया कि छोड़ के जाओ, नहीं तो का मतलब बहुत कुछ है। इसका मतलब है कि मोदी सरकार अपने इस कार्यकाल में कुछ बड़ा करने वाली है और ऐसा ना हो कि 2029 में जब लोकसभा के चुनाव हो तो हमारे संसद के अंदर पीओके के भी एमपीज शामिल हो।
जी, अगली खबर में बात अल्पसंख्यकों के नाम सौगात मोदी से एक पैगाम की। ईद के मौके पर बीजेपी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी चर्चा जबरदस्त हो रही है। कोई कह रहा है कि बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, तो कोई कह रहा है कि पीएम मोदी मुसलमानों के सामने नतमस्तक हो गए हैं। दरअसल खबर यह है कि ईद के मौके पर बीजेपी ने 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात मोदी किट देने की घोषणा की है। इस कदम का मकसद यह है कि ईद जैसे मुसलमानों के बड़े त्योहार को गरीब मुसलमान भी खुशी के साथ मना सके, वो भी त्योहार पर जश्न मना सके और उन्हें ईद मनाने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसी के चलते पीएम मोदी ने सौगात मोदी शुरू की है। सौगात मोदी किट के जरिए गरीब मुसलमानों को जरूरी सामान मुहैया कराया जाएगा। किट में सेवैयां, आटा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी जैसे खाने के सामान के साथ कपड़े भी होंगे। मोदी के ईदी से विपक्ष क्यों हो गए हैं परेशान? देखिए, ऐसा लगता है कि नर्वस हो गया है पूरा विपक्ष कि मोदी ने एक पहल की है और उस पहल से कुछ मुसलमान अगर मोदी की तरफ मुड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास मुसलमानों के वोट के अलावा कुछ बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। चाहे आप लालू यादव की पार्टी देख लीजिए या ममता बनर्जी की पार्टी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, ये कास्ट लीडर्स हैं। इनके कास्ट के अलावा बाहर से वोट सिर्फ मुसलमानों को मिलता है, वो इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराना चाहता है। तो खैर, ये कहानी तो अपनी जगह पे है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक तो संदेश दे दिया। संदेश ये दे दिया कि जो किट है, किट में महिलाओं के लिए एक सूट भी है, एक सूट। ये कौन देता है? घर के गार्जियन देते हैं। बच्चों को कपड़ा देना ईदी कहलाता है। अब परेशानी ये है कि ये ऐसे वक्त दिया जा रहा है कि जब वक्फ बोर्ड का बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश होना है, और ये सबको मालूम है कि ईद के बाद पार्लियामेंट में जो है वो पेश किया जाएगा। क्या कैंपेन है, क्या स्टाइल है? 32,000 मस्जिदों में 32,000 बीजेपी के लीडर्स जाएंगे और वहां 32 लाख लोगों को, मतलब हर मस्जिद में 100 गरीब परिवारों को ये सौगाते मोदी दिया जाएगा। मतलब एक आउटरीच प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग नाराज हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या जरूरत पड़ा हुआ है, ये मुसलमान वोट तो देते नहीं हैं। लेकिन यकीन मानिए, कोई बहुत बड़ा प्लान प्रधानमंत्री मोदी ने जरूर बना रखा होगा, अदरवाइज ये आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के प्रधानमंत्री इस तरह का काम कभी नहीं करते। बिल्कुल। अब बात दिल्ली बजट की। दिल्ली में रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष 25-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अपना पहला मेगा बजट पेश किया। पिछले वित्त वर्ष 2024 से 25 की तुलना में यह बजट 31.5% ज्यादा है। बीजेपी सरकार ने इस बार दिल्ली के बजट की थीम विकसित दिल्ली रखी। बजट में दिल्ली चुनाव में बीजेपी के संकल्प पत्र की झलक भी देखने को मिली। बजट महिला सशक्तिकरण, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर फोकस रहा। महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट है। आयुष्मान योजना के लिए 2144,000 करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी ओर से 5 लाख रुपए जोड़ रही है। यानी आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख का इलाज मुफ्त मिलेगा। बजट पेश करने के दौरान सीएम रेखा ने केजरीवाल पर जमकर प्रहार भी किया। सीएम रेखा ने कहा कि आप और हम में बहुत फर्क है। आप केवल वादा करते थे और हम वादा निभाते हैं। 1 लाख करोड़ का बजट है। एजेंडा क्या है बीजेपी का? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है। 10 साल में दिल्ली बहुत पीछे चली गई। आज केजरीवाल की सरकार होती तो जिस तरीके से वही 75-76-100 करोड़ का जो है, 1000 का जो है वो बजट लेकर के आती थी और उसमें घाटा भी होता था। लास्ट तक 10,000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। तो बजट अगर अब बढ़ेगा नहीं तो सरकार खर्च नहीं कर पाएगी, उसके पास पैसे नहीं होंगे। अब डबल इंजन का मतलब यही होता है कि भाई अगर आपने
76,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का बजट आपने दिया है, तो ये पैसे तो आप केंद्र से भी ले सकते हो। आपके लिए सारे दरवाजे खुल रहे हैं। अब बजट दिखने में कोई खराब नहीं होता कि भाई आप हॉस्पिटल्स के ऊपर, आयुष्मान के ऊपर, यमुना को साफ कराने के लिए 9,000 करोड़ रुपए आपने एलोकेट किया। आपने स्कूल्स को बेहतर करने के लिए बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बातें हुई है। लेकिन एक ही सवाल है, बजट तो बन गया, बजट सही जगह खर्च हो, भ्रष्टाचार नहीं हो और टाइमली आप डिलीवर करें काम। अगले 15 दिन के बाद दिल्ली की जनता को सड़कों पे काम होता नजर आएगा, तब लोग मानेंगे कि सरकार बदली है, नीयत बदली है और काम काज करने का तरीका बदला है, एजेंडा बदला है। और अगर आप बड़ी बड़ी बातें कर दोगे, 1 लाख करोड़ रुपए का हमने बजट कर दिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो धरातल पे उतरा नहीं तो फिर वे पैसे वापस चले जाएंगे। जो केजरीवाल करता था, खर्च नहीं कर पाता था क्योंकि उसके पास एजेंडा नहीं था। तो बजट तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्सेस, वर्क हार्ड। जी, अब बात कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा की। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों की जांच के लिए गठित कमेटी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। 3 जजों की इस कमेटी ने आज जस्टिस वर्मा के घर का दौरा किया। ये टीम लगभग 45 मिनट तक वहां मौजूद रही। इस दौरान तीनों जजों ने उस कमरे का मुआयना किया जहां 14 मार्च की रात आग लगी थी। जजों ने घर पर मौजूद लोगों से घटना को लेकर शुरुआती जानकारी भी ली है। तो दूसरी तरफ जज के ट्रांसफर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इसके विरोध में आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट के बाहर जमकर विरोध भी हुआ और यशवंत वर्मा पर सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाहर धरना प्रदर्शन, दूसरी तरफ जांच की शुरुआत हो गई है। कैसे फंस रहे हैं जज वर्मा? देखिए, जज वर्मा तो फंसे ही फंसे। वो एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। जस्टिस वर्मा तो गए ही, डूब ही गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी डूब गया। चीफ जस्टिस की साख जो है वो दांव पे लग गई। आपने 8 दिनों तक चुप्पी साधे रखी सब लोगों ने। कभी कहता है कोई कि मिला, जले हुए नोट दिखे, कोई कहता है नहीं दिखे। चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं मिला। भाई मिलेगा कैसे? नोट जला, अगले दिन सफाई करके निकाल दिया। बहुत खिलाड़ी ये निकले ये तो जस्टिस वर्मा। और आपने ये जो पेंडुलम की तरह बयान जो है वो बदलता गया सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ट्रांसफर किया जा रहा है, तो नहीं अभी ट्रांसफर नहीं किया जा रहा, नहीं 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 नहीं, नहीं ये जो है वो पहले से चल रहा था। भाई ये सारी चीजें पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक को सब समझ में आ रहा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब की साख जो है, इज्जत, वो दांव पे लगी हुई है। और जो बचा खुचा जो कसर था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने, सैल्यूट करता हूं मैं उन वकीलों को जो अपना नुकसान करके हिंदुस्तान की सेवा में जुटे हुए हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई 4 काम करना है। पहला कि ये जितने भी जिसने अब तक डिसीजंस दिए हैं उसको रिव्यू किया जाए, पता तो चले कि नोटों का खदान वो जो अपने घर में रखा वो आया कहां से, उसको रिव्यू करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। नंबर 2, उन्होंने कहा कि भाई इमीडिएटली इंपीच करो। ये क्या, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, भाई इनको क्या एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिगेट करने का? ये काम पुलिस का है। सीबीआई, ईडी क्यों नहीं अभी तक इंटर की है? यही डिमांड कर रही है लोग। और ये लोग और भी कह रहे हैं कि भविष्य में अगर अपनी साख बचानी है तो ये जो इस तरह के कोई जज पकड़े गए अचानक से घूस लेते हुए, चोरी करते हुए, किसी के घर में पैसे निकल गए, तो इमीडिएटली ऐसा एक मैकेनिज्म तैयार हो कि जज को तुरंत फौरन रुखसत किया जा सके, सस्पेंड किया जा सके, इसकी भी तैयारी होनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक दिन है जुडिशरी के लिए, उसकी साख के लिए। ये अब मॉरल हाई ग्राउंड लेकर के ये जो बयानों में, अपने जजमेंट्स के अंदर
ये जो ऊंची ऊंची बातें करते थे ना, वो करने लायक बचे नहीं हैं। जी, आज की आखिरी खबर में बात कुणाल कामरा विवाद की। मुंबई में एक शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा जबरदस्त विवादों में है। कामरा के शिंदे को गद्दार कहने पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उस जगह पर तोड़फोड़ की जहां कामरा का शो फिल्माया गया था। शिवसेना के नेताओं ने कामरा को चेतावनी भी दी है और मुंबई में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब इस मामले में कामरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुणाल कामरा ने कहा है कि उनके कॉमेडी कंटेंट के लिए मनोरंजन स्थल यानी कि हैबिटेट को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने बोलने की आजादी पर जोर दिया और कहा कि वो पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार है। कामरा ने यह भी कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे और इसी तरह की टिप्पणी डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भी शिंदे के बारे में की थी। कामरा ने खार पुलिस को चिट्ठी भी लिखकर 1 सप्ताह का समय मांगा है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जल्द से जल्द माफी मांगे। कामरा कह रहे हैं कि नहीं, मैं माफी नहीं मांग। भाई वो क्यों माफी मांगेगा? पूरी कांग्रेस पार्टी, ये लिबरल मीडिया उसके साथ खड़ी है। उसने तो तब भी माफी नहीं मांगी जब सुप्रीम कोर्ट को इसने मजाक का विषय बना दिया। चीफ जस्टिस इंडिया के ऊपर जो है इसने मजाक किया, सारे लोग इसके साथ खड़े हो गए थे। तो जो शख्स ये जान रहा है कि चीफ जस्टिस इंडिया को हमने कर दिया, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, इससे क्या मैं डरूं? क्यों डरूं? मेरे साथ तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। पूरा ये जो लेफ्ट लिबरल मीडिया है वो हमारे साथ खड़ा। मैं तो हीरो बन जाऊंगा, वो क्यों करेगा? आप बात समझिए। भाई टूट रहा है किसी का स्टूडियो, उसमें उसका क्या लेना देना? वो तो मजे ले रहा है और मजे लेगा भी, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान में राजनीति है। अब देखिए, कांग्रेस वालों ने कह दिया बकायदा कि भाई जो स्टूडियो मैं बना दूंगा, जो भी नुकसान होगा कामरा का वो कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। भाई करेगी क्यों नहीं? राहुल गांधी के मित्र है वो। भाई राहुल गांधी के साथ वो जो है वो पैदल चल रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो वो तो हिट जॉब करते ही आए हैं। उनको डर खौफ नहीं है। कानून लुंज पुंज है। वो जान रहा है कि भाई क्या होगा इससे ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट मेरा कुछ नहीं कर सके, ये कौन है? तो फिर मुझे लगता है कि चूंकि लीगल सपोर्ट, रिसोर्सेज का सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने दिया होगा, तो जरूर कांग्रेस पार्टी में तो बड़े बड़े वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, बोले चिंता मत करो, बाल बाका नहीं होने देंगे। अगर वहां मुंबई के अंदर कुछ हुआ तो सीधे हम सुप्रीम कोर्ट रात के अंधेरे में जो है 12 बजे खुलवा देंगे और अपने मन मुताबिक डिसीजन जो है हम सुप्रीम कोर्ट से करवा लेंगे। इसलिए तो वो माफी मांगने को नहीं तैयार है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।